डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में स्वतंत्रता संग्राम का एक नया विषय लेकर के हाजिर हुए हैं और उसका अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा विषय है हमारा और वो है 1937 का चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसा कि आपको ज्ञातव्य होगा कि निर्वाचन की प्रक्रिया सबसे पहले जिस अधिनियम के द्वारा आरंभ हुआ वो 1892 का अधिनियम था, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल की विधान परिषद में निर्वाचन का प्रावधान था। जो म्यूनसिपैलिटी थी या जो यूनिवर्सिटी थी उसके सीनेट के लोग, म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स, ये विधान परिषद जो केंद्रीय विधान परिषद कहलाती थी उसके लोगों का चुनाव करते थे। 1909 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद की सदस्य संख्या का विस्तार किया गया, कुल संख्या 60 हो गई और उसमें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही प्रावधान था, यानी म्यूनसिपैलिटी, स्थानीय शासन की इकाइयां और विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य इसका निर्वाचन करते थे। पहला अवसर था 1919 का अधिनियम, जिस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान था और केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनीय बनी थी और इन दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन उसमें भी बातें ये थी कि सिर्फ 3.5% भारत के लोगों को ही मताधिकार मिला था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये कहा जाएगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के द्वारा हो चुकी थी। 1919 से लेकर 1935 तक का जो काल है, जिसका पूरा इतिहास हम लोगों ने देखा, तो संघर्षों का काल है, बहुत सारे आंदोलनों का काल है। खास तौर से इसमें 2 वृहत आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन और सविनय वर्गीय आंदोलन, और इसके अलावा अनेक छोटे छोटे आंदोलन हुए। किसानों का भी आंदोलन इसी समय हुआ, साम्यवादियों का भी आंदोलन इसी समय हुआ, सविनय अवज्ञा साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन इसी समय हुआ। इसके अलावा जनजातियों का भी आंदोलन इसमें होता है। कहने का अर्थ ये है, महिलाओं का भी आंदोलन इस दौर में होता है, यानी 20 से लेकर करके 35 तक के पीरियड में। गांधी जी इसी समय हिंदू समाज को जोड़ने के लिए हरिजन यात्रा करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि लगभग ये जो 16 वर्षों का इतिहास है, यानी 20 से लेकर के 35 तक, वो पूरी तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चरमोत्कर्ष का काल है। भारत में जितने समुदाय, जितने वर्ग रह रहे थे, सभी समुदाय और सभी वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे, चाहे उसकी वैचारिक मान्यता कुछ भी रही। और सभी का एक सूत्र डिमांड हो गया था कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर जाना चाहिए, भारत को स्वतंत्र करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के लिए मजबूरी हो गई थी कि भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में और रियायत दे। बात समझ में आई? हमको इतना भूमिका बांधने की आवश्यकता इसलिए थी कि हम 1935 के अधिनियम में जो प्रोविजंस है, जिसमें भारतीयों को बहुत सारे ज़्यादा अधिकार पूर्व की तुलना में दिए गए, तो उसका आधार बताना था कि अंग्रेजों ने अपने मन से नहीं दिया था। ये जो 16 वर्षों का एक लंबा संघर्ष सभी वर्गों के द्वारा किया गया, उसका प्रभाव था कि अब भारतीयों को कुछ दे देना चाहिए। ठीक है? तो इसलिए 1935 का जो एक्ट है, 1935 का जो अधिनियम है, उसका प्रत्यक्ष संबंध 1937 के चुनाव से। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 208 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हूबहू जो है वो 1935 के अधिनियम से ले लिया गया। इसी से 1935 के अधिनियम की विरहत्ता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसको अगर 3 शब्दों में व्याख्या किया जाए 1935 के अधिनियम, कि आखिर इसमें प्रोविजंस क्या, तो इसको 3 शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है: केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में स्वायत्त शासन और महासंघ की स्थापना, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों शामिल। अर्थात इसमें वृहद प्रोविजन जो किए गए, उसका प्रोविजंस करने का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश शासन समाप्त भारत से नहीं होगा,
लेकिन केंद्र में द्वैत शासन हो जाएगा, यानी भारतीयों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी और ब्रिटिश शासन भी अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। तो इस संबंध में एक वृहद प्रावधान किया गया। दूसरा शब्द जो हमने बोला प्रांतीय स्वायत्तता, आंदोलन का प्रभाव ये था कि अब कहा गया कि प्रांतों में भारतीयों को पूर्ण रूप से आज़ाद कर देना शासन के दृष्टिकोण से, यानी प्रांतीय शासन में ब्रिटिश शासन कोई हस्तक्षेप भारतीयों में नहीं करेगा, इससे संबंधित प्रावधान थे। और तीसरा एक महासंघ, एक कन्फेडरेशन बनाने का प्रावधान था, जिसमें था कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत सब मिल करके एक भारत का निर्माण करेंगे। तो ये 3 सुधारों का स्वरूप था, नेचर था। तो वो हम लोग पॉलिटी के क्लास में या हिस्ट्री में ही भारतीय संवैधानिक विकास चैप्टर्स में हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। आपके जो चैनल है उस चैनल में ये अपलोड है, उसको देख सकते हैं। यहाँ हमारा 1935 का अधिनियम का 1937 के चुनाव से जो इंटरलिंक है सिर्फ उसकी व्याख्या करना, ठीक है। 1935 के अधिनियम में क्या एक प्रावधान था कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। किस चीज का? प्रांतीय स्वायत्तता का, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये ऑटोनॉमी शब्द समझ रहे हैं क्या होता है? कोई हस्तक्षेप नहीं, आजादी के साथ काम करना, ठीक है। तो इस अधिनियम के इस प्रावधान के तहत जो है वो चुनाव किया गया। कब? फरवरी 1937, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे ही 1935 का अधिनियम पारित हुआ तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन सबों ने इस अधिनियम का विरोध किया। सिर्फ तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन जो एक दल था, वो दल जो था वो अनमने ढंग से इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम 1935 के अधिनियम को मानते हैं और चुनाव जो उसके तहत होगा उसमें भाग लेंगे। तो 35 का जो समय था उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस अधिनियम का विरोध कर रही थी। क्यों कर रही थी? दोनों के अलग अलग आधार थे। कांग्रेस का आधार ये था कि हम तो पूर्ण स्वतंत्रता मांगे थे, ये तो प्रांतीय स्वायत्तता है, हम तो पूरी देश की आजादी की बात कर रहे थे। और मुस्लिम लीग का जो दावा था कि हमने जो 11 सूत्री मांग जिन्ना ने जो प्रस्तुत किया था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, तो उसका कोई प्रावधान इस 1935 के अधिनियम में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन ने इसलिए समर्थन किया क्योंकि उसको लगा कि विकास माने अधिकार देने के प्रति ब्रिटिश शासन में एक गति बढ़ी है। जो पहले से सुविधाएं भारतीयों को दी गई थी उससे बड़ी सुविधा दी गई है और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो दी जानी चाहिए। लिबरल फेडरेशन का ये विचार था, इसलिए लिबरल फेडरेशन ने इसका समर्थन। लेकिन फिर बाद में कांग्रेस इसमें शामिल हो जाती है। इसके तहत जो चुनाव होता है उसमें, वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे ही ये प्रावधान हुआ तो मोहम्मद अफसर के नेतृत्व में जो है वो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी गठित हो गया। फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी बंगाल में गठित हो गया। छतारी के नवाब के नेतृत्व में अभी का जो यूपी है वहाँ एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी गठित हो गया। BR अम्बेडकर ने भी अनुसूचित जाति संघ नामक पार्टी गठित कर दी
और ये सब पार्टियां गठित इसलिए हुई थी कि ये चुनाव में भाग ले। इसलिए एन के इन प्रकारेण कांग्रेस ने भी निर्णय कर लिया कि जब इतने सारे दल चुनाव में भाग ले रही हैं और हम उसमें यदि भाग नहीं लेते हैं तो हम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। ये लोग सत्ता में आ जाएंगे और फिर ये सब ब्रिटिश समर्थक वर्ग बन जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा। तो इस नीति के तहत, इस डर के तहत कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी कि हम चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर? अब उसके बाद जब कांग्रेस ने घोषणा कर दी तो मुस्लिम लीग अलग रहती तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। तो मुस्लिम लीग ने घोषणा कर दी कि हम भी 1937 के चुनाव में भाग लें। तो 1937 का जो फरवरी में चुनाव हो रहा है उसके पहले की राजनीतिक दलों के अस्तित्व में आने की बात या जो पूर्व के राजनीतिक दल थे उसकी 1935 के प्रति क्या नीति थी और उस नीति में क्यों परिवर्तन आया, ये सारी बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, समझाने की ज़रूरत थी, तो हमने समझा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि घटनाक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इस क्रम में हम पाते हैं कि साहब इसमें जो चुनाव हुआ तो 11 सदस्यीय, कितना 11 सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दल का गठन हुआ। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टार प्रचारक के रूप में थे। आपको पता होना चाहिए कि 36 और 37 ये 2 वर्ष ऐसा है जिसकी कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 36 और 37, फिर 38 और 39 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हम ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये दोनों व्यक्तित्व जिसका नाम लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वैचारिक रूप से वामपंथी थे, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे ये लोग। और कांग्रेस अभी तक अपना जो स्वरूप बनाई हुई थी उसका स्वरूप सार्वभौम था। सार्वभौम का अर्थ ये हुआ कि सभी प्रकार के विचारधाराओं को समाहित करने की शक्ति। इसका व्यवहारिक पक्ष क्या होता था कि कांग्रेस के अधिवेशन जब होते थे तो कांग्रेस के अधिवेशन में ही हिंदू महासभा का भी अधिवेशन होता था, मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था, या अन्य जितने दल होते थे सभी का अधिवेशन होता था और सबके अलग अलग पंडाल लगते थे। बात समझ में आई? कांग्रेस ने ये नीति इसलिए अपनाई कि विभिन्न विचारधारा के जो दल हैं या लोग हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन में एकीकृत रूप से भाग ले सके। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम निकला। दुष्परिणाम क्या निकला कि सांप्रदायिकता का जन्म स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान ही। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, एक सोशलिस्ट थॉट रखते थे। तो जब इनका समय अध्यक्षता का आया तो इन्होंने ये फैसला ले लिया कि अब कांग्रेस के पंडाल में किसी दूसरे दल का पंडाल नहीं लगेगा। अब कांग्रेस किसी दूसरे दल को अपने साथ लेकर करके नहीं चलेगी। लेकिन ये काफी देर हो चुका था, अब तो सांप्रदायिक शक्तियां एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी और उसकी अवहेलना करना अब कांग्रेस के लिए संभव नहीं था। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट है
जिस बिंदु पर जो है भारतीय राजनीति सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक रूप से विभाजित होती है। इस समय गौर करने वाली बात यह है कि गांधी जी इस निर्वाचन में पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे और उनके निष्क्रिय रहने का कारण क्या था? उनके निष्क्रिय रहने का मूलभूत कारण यह था कि कांग्रेस विचारधारा के हिसाब से आपस अंदर में अंतर्द्वंद का शिकार थी। अंतर्द्वंद किस रूप में? तो दो प्रकार की विचारधारा उसमें पाई जा रही थी, एक समाजवादी विचारधारा और दूसरा दक्षिणपंथी विचारधारा। गांधी जी के लिए दोनों महत्वपूर्ण थे, वो किसी को नाखुश नहीं करना चाहते थे। अगर किसी एक का समर्थन कर देते तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाता। इसलिए गांधी जी ने जो है वो इस पीरियड में निष्क्रियता की नीति अपनाई और अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगा दिया कि हिंदू समाज को किस ढंग से एकीकृत किया। तो ये भी गांधी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है कि जब तक सारी शक्तियां भारत की एक नहीं होंगी तब तक भारत आज़ाद नहीं होगा। ये जो फिनोमेना था आम तौर पे ऑब्जेक्टिवली लोग पढ़ते हैं तो इसको छोड़ कर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि आपका क्लास ऐसा हो कि जिसमें सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली दोनों तैयारियां आपके साथ साथ चल रहा है। क्लियर? तो अब देखिए छात्रों कि ये जो हुआ यानी फरवरी का जो चुनाव हुआ और ये दो घटनाएं जो घटी, 11 सदस्यीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल और जवाहरलाल नेहरू स्टार प्रचारक के रूप में उभरे, तो इसका जो 1937 चुनाव का जो परिणाम था, जो इलेक्शंस हुआ, तो इसका परिणाम कांग्रेस के पक्ष में हुआ। किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में। अब कांग्रेस के पक्ष में कैसे हुआ तो आंकड़ों के तहत हम लोग देखेंगे। तो आंकड़े क्या बताते हैं तो उसको थोड़ा देख लीजिए। तो बताते ये हैं कि कुल 1585, कितना? कुल 1585 प्रांतीय विधानसभा यानी प्रांत की जो विधानसभा थी, विधानसभा जो सीटों में 711, कितना? 711 कांग्रेस जीतने में सफल रही। यह कांग्रेस ने जीता कहिए, ये अच्छी सफलता मानी जाएगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। दयनीय किस रूप में? तो 84 आरक्षित क्षेत्रों में से विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए 84 आरक्षित क्षेत्र थे। ठीक है? और ये कहां थे? तो पंजाब में थे। इनमें से मात्र उसको जो है वो 2 सीट मिला। ठीक है? और उसके बाद सिंध में 33 आरक्षित क्षेत्र जो था वो सिंध में था। कहां था? सिंध में। 33 में से मात्र 3 सीट उसको मिला। ठीक है? ये डेटा हम आपको क्यों देना चाहते हैं? इसलिए देना चाहते हैं कि आप ये देख पाइए कि इस समय जो 37 का चुनाव हो रहा था
उस समय न ही जनता ने मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट किया था और न ही जनता ने हिंदू महासभा को एक्सेप्ट किया। जनता पूरी तरीके से निरपेक्ष थी, वो किसी विचारधारा के तहत या कह लीजिए डायरेक्ट सांप्रदायिक विचारधारा के तहत नहीं बंधी हुई। अगर बंधी होती तो तस्वीर ये आप नहीं देखते, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र और इसमें 2 और 3 सीट जीतना, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति थी। और यही वो क्षण था जिस समय मोहम्मद अली जिन्ना पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो और कॉम्युनल बात कहने लगे, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि जब तक हम सांप्रदायिक भाषण नहीं देंगे, अलगाववादी भाषण नहीं देंगे, तब तक हमारे दल का अस्तित्व बचेगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो भारतीय राजनीति में या भारतीय चुनाव प्रणाली में सांप्रदायिकता का प्रवेश स्वतंत्रता के बाद नहीं होता है, स्वतंत्रता के पूर्व भी हो जाता है। तो सांप्रदायिकता से कैसे सामना आप करेंगे, ये सांप्रदायिकता के क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब हमारी साझी विरासत है स्वतंत्रता आंदोलन की। ये कोई बाद में सीखने का पैटर्न नहीं है, सीखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूर्व में ही ये घटना घट चुकी है। और वो 37 के चुनाव में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिखाई पड़ता है कि भारत की जनता ने जो है वो सांप्रदायिक सोचों को पूरी तरीके से नकार दिया था। क्लियर? अब देखिए कि तब इसके जगह पर जीता को तो त्रिशंकु स्थिति आई। आरक्षित क्षेत्र जो थे मुसलमानों के लिए कि कुछ सीटें कांग्रेस जीती, मान लीजिए 33%, और कुछ सीटें कृषक प्रजा पार्टी जीती। कौन? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी अच्छी खासी सीट जीती, वही सरकार बनाई थी। और पंजाब में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में जो है यूनियनिस्ट पार्टी ने अच्छा सीट जीता। तो इस तरीके से जो आरक्षित सीट था उस पर मुसलमानों के लिए, उस पर कांग्रेस भी अपना सीट जीतने में सफल रही। और जो क्षेत्रीय क्षत्रप थे मुसलमानों के, जमींदार वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने स्थानीय आधार पर मुस्लिम सीटों को जीतने में सफलता प्राप्त की। तो उनका सामंतीय स्वरूप के कारण उनको जीत। जैसे इसको ऐसे मानिए कि आज़ादी के बाद बहुत सारे गांव देहात में जो इलेक्शंस पंचायत के हुए, तो कुछ पंचायत में जो वहाँ का ज़मींदार था वो खड़ा हो गया तो दूसरा व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। तो बहुत सारे मुखिया आज़ादी के बाद निर्विरोध जीते, अनकंटेस्टेड, और कंटिन्यूअस जीतते रहे। तो ज़मींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ज़मींदारी का मर्म तो समाप्त नहीं हुआ था, ज़मींदारी का व्यवहारवाद तो समाप्त नहीं हुआ था, ज़मींदारी के कारण जो सामाजिक संबंध पूर्व से बने हुए थे वो तो समाप्त नहीं हुए थे। तो इस कारण से जो नोबल क्लास था भारत का, वो नोबल क्लास ही जो अभिजात वर्ग हिंदी में बोलते हैं, वही आज़ादी के बाद राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो मुसलमानों में ये जो नाम फजलुल हक का हम ले रहे हैं जो बंगाल में थे, और सिकंदर हयात खां का जो पंजाब में थे, ये सब अभिजात वर्ग मुसलमानों के थे। इसलिए इनके रहते हुए जो है वो एक लोकतांत्रिक विचारधारा के तहत व्यक्तियों का चुनाव संभव नहीं था, क्योंकि जमींदारी की मानसिकता भी समाप्त नहीं हुई थी। तो इसलिए अपने प्रभाव के कारण ये लगभग 33% दोनों व्यक्ति अपने अपने जगहों पे सीट जीतने में सफल रहे, और इसीलिए वहाँ उनकी सरकार। लेकिन जो सांप्रदायिक सोच पर मुस्लिम लोग बना था उसको पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी। तो ये स्पष्ट रूप से इस इलेक्शन से हम लोग को समझ में आता है। क्लियर? अब देखिए आगे कि कांग्रेस ने जो है छह प्रांतों में, कितने में? 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। स्पष्ट, हाँ, बहुमत प्राप्त किया।
ये जो 6 प्रांत में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस ने प्राप्त किया वो कौन कौन थे, वो जरा आपको जानना पड़ेगा। तो पहला था मद्रास, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिवली बहुत आएगा आपको। दूसरा था बिहार, तीसरा था संयुक्त प्रांत यानी जिसको आप यूपी बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा कौन था, संयुक्त प्रांत, ठीक है। चौथा जो है वो उड़ीसा, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और मध्य प्रांत। मध्य सर संयुक्त प्रांत किसको बोलेंगे? एमपी और मध्य प्रांत किसको बोलेंगे? एमपी। दोनों बोलो। संयुक्त प्रांत यूपी बोला ना भाई, संयुक्त प्रांत यूपी यूपी, मध्य प्रांत एमपी। हाँ, आज का वो भी एग्जैक्ट वही नहीं है। 1 2 3 4 5 हुआ और एक हुआ मद्रास, मद्रास लिख दिए। सॉरी, एक हुआ बम्बई, ठीक है। तो देखिए बम्बई लास्ट पे हमने क्यों लिखा, तो ये जो 5 है यानी मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, मध्य प्रांत, इसमें थम्पिंग मेजॉरिटी आई, मतलब पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा, यानी बाकी दल उड़िया गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे अभी मोदी जी का बहुमत है पार्लियामेंट में, बाकी दल क्या हो गए, उड़िया गए। बाकी इसमें पूर्ण बहुमत आया बम्बई में, और भी दल का अस्तित्व बना रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में थी। तो ये अंतर है, इसीलिए हमने इसको अलग से किया। सम्मिलित रूप से आप देखिए तो 6 प्रांत ऐसे थे जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार अपने बल पर बन गई। क्लियर? कुल प्रांतों की संख्या कितना, बोलिए? वाह, 11। 1919 के अधिनियम में कुल प्रांतों की संख्या 5 थी और 1935 में प्रांतों का और वर्गीकरण करके उसकी संख्या बढ़ाई गई और पूर्व प्रांतों की संख्या कितनी हो गई, 11। तो 11 में से साहब 6 में कौन बना, कांग्रेस। अब बारी आ गई 5 के हिसाब किताब की। तो 5 के हिसाब किताब में जो है उत्तर पश्चिमी, ये तो एक हुआ कि पूरा का पूरा क्या हुआ कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, है ना। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती, सरकार और उसके बाद 2 प्रांत ऐसे थे कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान सक्रिय थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ठीक है ना, जहां कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। और दूसरा असम, यहां क्या हुआ कि दूसरे दल के सहयोग से, दूसरे दल के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई, कांग्रेस ने सरकार बनाई। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से कांग्रेस द्वारा बनाई गई सरकारों की कुल संख्या कितनी हो गई, 6 और 2 8 ना होता है, 7 कैसे होगा। तब ये सब धीमे धीमे पढ़िए और सब समझ। इसमें से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आप याद किए हुए नहीं रहिएगा तो आप ठीक से आंसर नहीं दे सकते। अब आ जाइए आगे कि अब 8 हो गया तो बचा कितना,
तीन। 3। तो 3 में ये हुआ कि 3 में कौन कौन हो गया, बाकी बचे 3 प्रांत में जो है, बाकी बचे 3 प्रांत। तो उसमें कौन हो जाएगा, पहला बंगाल। बंगाल में कांग्रेसी सरकार नहीं बनी, तो बंगाल में किसकी सरकार बनी, कृषक प्रजा पार्टी की, कृषक प्रजा पार्टी, जिसके लीडर थे फजलुल हक खैराबादी। और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, और यहां जो पार्टी सरकार बनाती है वो थी यूनियनिस्ट पार्टी, सिकंदर हयात खां वाली पार्टी, जिसका वर्णन अभी अभी हम कर रहे हैं। और एक बच गया कौन, सिंध। तो सिंध में गैर कांग्रेसी मिली जुली सरकार बनी, यानी इसमें कांग्रेस सिंध में थी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे दल थे, मिली जुली सरकार बनी। तो छात्रों, इस चीज को जो इस खंड में लिखा हुआ है, इस खंड को अभी क्लास में आप मेमोराइज कर लीजिए। क्या मेमोराइज करना है आपको, थोड़ा लिखना बंद कीजिए, थोड़ा समझिए इसको पहले, तब लिख लीजिएगा। मेमोराइज ये करना है कि 1937 के चुनाव के तहत कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए। पहली बात तो ये, इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त की। जो 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त की, उसमें मद्रास, बम्बई, सीक्वेंस से याद कीजिए तब याद हो जाएगा। पहला मद्रास, दूसरा बम्बई। अरे पहले प्रेसिडेंसी में आओ ना यार, काहे से कर रहे हैं। प्रेसिडेंसियों की 3 ऊपर छोड़ दीजिए आप, ऊपर समझाने का तरीका दूसरा था, अब याद करने का तरीका दूसरा है कि कैसे चट से याद हो जाए आपको। तो 3% लिया थी, 3 प्रेसिडेंसिया में 1 प्रेसिडेंसी में उसका सरकार नहीं बना, कौन, बंगाल में 2 में बना, तो 2 बचे कौन, मद्रास और बम्बई, ये 2 होंगे। अब सीक्वेंस से आइए, ऊपर से, किसी से आइए, सीक्वेंस से। तो बंगाल के नीचे उड़ीसा था, वहां बना, बिहार में बना, उत्तर प्रदेश में बना, और संयुक्त प्रांत में मध्य प्रांत में बना। 6 सीक्वेंस से हो गए ना। दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र, जिसमें अभी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ये सब एक प्रांत था 1935 के अधिनियम के बाद। और वो क्या बोलते थे, मद्रास। वहां जस्टिस पार्टी, उसके बारे में बात सुन लीजिए। वहां पेरियार की जस्टिस पार्टी थी। पेरियार तो एकदम जो ब्राह्मणवाद थे उसके खिलाफ थे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा करते थे। और उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं स्टालिन, जो अभी मद्रास के मुख्यमंत्री हैं। तो जस्टिस पार्टी ही चेंज कर गई थी आजादी के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में, डीएमके। 61 तक तमिलकम प्रदेश की मांग इनका मेन मुद्दा था। 61 में अपने विचारधाराओं में परिवर्तन किया और भारतीयों भारत के साथ रहना स्वीकार किया। और फिर उसके बाद ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 2 भागों में बढ़ गया। एक ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एक द्रविड़ मुनेत्र, ऑल इंडिया की जयललिता थी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का करुणानिधि था उसके बाद। तो करुणानिधि का ही एक पुत्र है, कौन, स्टालिन। हम ये बता रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर उसकी झांकी क्या मिलती है कि 37 में जो चुनाव हुआ दिवाकर में, तो वहाँ के लोगों ने, दक्षिण भारत के लोगों ने जस्टिस पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया। तो वहाँ भी सांप्रदायिकता नहीं थी, वहाँ हिंदुओं के बीच सांप्रदायिकता थी। सनातन धर्म को वहाँ एक प्रकार से पूरी तरीके से नकारा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जस्टिस पार्टी को वहाँ सफलता नहीं मिली, वहाँ कांग्रेस मेजॉरिटी में है।
मुसलमानों के परिवेश में भी मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। क्षेत्रीय छत्रप जो जमींदार के थे, फजलुल हक खैराबादी बंगाल में, सिकंदर हयात खां पंजाब में, इनको जीती। और इनकी पार्टी में हिंदूज भी शामिल थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि इनकी पार्टी मुसलमानों की। इसलिए 37 का चुनाव सांप्रदायिक शक्तियों का हार का चुनाव था, ये हम समझाना चाह रहे हैं। क्लियर? तो अब आइए कि 6 प्रांतों का नाम आपको याद हुआ कि नहीं। पहला मद्रास, दूसरा बम्बई, तीसरा बिहार, चौथा संयुक्त प्रांत, हाँ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, प्रांत, मध्य प्रदेश, यही उड़ीसा। चलते हुआ उड़ीसा को आपको पहले करना चाहिए था। जैसे 2 प्रेसिडेंसी आप पहले याद कर लिए, मद्रास और बम्बई। अब सीधा एक सीक्वेंस में, चूंकि ज्योग्राफी का मैप आपको याद है ना, उड़ीसा के बाद बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, तो 6 होंगे। जी सर। अब देखिए, तो 6 में ऐसा था कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, 2 ऐसा था कि उसमें बहुमत प्राप्त नहीं था, लेकिन दूसरे दल के सहयोग से मेन बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और उसने सरकार बनी, मुख्यमंत्री उसी का था। तो एक था प्रांत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और दूसरा था असम। तो इस प्रकार से कांग्रेसी मंत्रिमंडल की कुल संख्या 8 हो गई 11 में। तो बाकी बचे कौन? तो 3। तो 3 कौन कौन है वो देखिए, बंगाल, पंजाब और सिंध। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बनी। पंजाब में इंग्लिश पार्टी की सरकार बनी और सिंध में कोई भी दल का सरकार नहीं बना, बहुत छोटे छोटे दल थे, सभी ने मिल करके सरकार बनाई। तो इसको मिली जुली सरकार कह सकते हैं। तो प्रश्न ये भी आता है कि मिली जुली सरकार 37 के चुनाव में कहाँ बना था? सिंध। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि क्लास में इसको ठीक ढंग से मेमोराइज नहीं कीजिएगा तो हमेशा इस सेक्शन में गलत होगा। तो इसको स्मरण करके इतनी बातों को 4-5 बार कॉपी पर लिख लीजिएगा घर में, ताकि हमेशा के लिए आपके जीवन में ये चीज़ें याद रहे। कोडिंग करके लिखिएगा, है ना। अब देखिए, अब अपना सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रांतीय सरकार को नियंत्रित करने हेतु करने हेतु 3 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बने। नियंत्रक मंडल। इस 3 सदस्य में कौन कौन थे वो देखिए। तो पहला नाम राजेंद्र प्रसाद का, दूसरा नाम वल्लभ भाई पटेल का, और तीसरा नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस का ये विचारधारा था कि हर प्रांत की समस्याएं अलग अलग है, हर प्रांत की विचारधारा अलग अलग है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि विखंडात्मक शक्तियां जन्म ले लें। जब शक्ति आती है ना तो फिर अलग अलग विचार भी आने लगते हैं। तो विखंडात्मक शक्ति जन्म नहीं ले, पहली बात। दूसरी बात कि जनता की आकांक्षा है सरकार से। पहले सरकार ब्रिटेन की थी तो वो आकांक्षाओं को कुचल दिया करती थी। अब सरकार हमारी होगी तो उनकी आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। ये तीसरी आवश्यकता थी, ये तीसरी बात थी। दूसरी बात थी, तीसरी बात ये थी कि विभिन्न वर्गों की आकांक्षाएं अलग अलग हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आप समझ जाइएगा कि किसानों की आकांक्षा अलग है और जमींदारों की आकांक्षा अलग है। और किसान और जमींदार दोनों भारतीय हैं, अंग्रेज नहीं हैं।
तो दोनों की आकांक्षाएं एक दूसरे से टकराती हैं। तो इसका भी समाधान करने की आवश्यकता है। मान लीजिए जो मुख्यमंत्री, जिसको उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था, जमींदार होगा तो किसानों के हित की अवहेलना होगी। मान लिया कोई मुख्यमंत्री जो है वो समाजवादी विचारधारा का होगा तो जमींदारों के हित की अवहेलना करेगा वो। तो अंतर द्वंद्व उठने की पूरी संभावना थी इस चुनाव में। मैंने इस जो बन रही सरकार, उसी को नियंत्रित करने के लिए 3 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बना। और ये ऐसे 3 व्यक्ति थे जिनका राष्ट्रीय प्रभाव था, कोई क्षेत्रीय लीडरशिप ये नहीं थे। उसमें एक थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे पटेल और तीसरे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इस काल में प्रांत का जो प्रमुख होता था या प्रांतीय सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री कहा जाता था। बात समझ में आ रही है? आज इसको क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। पहले इसको प्रधानमंत्री कहते थे। अब देखिए फरवरी में चुनाव तो हो गया, लेकिन फरवरी के बाद कांग्रेसी सरकार गठित नहीं हुई, जून में जाकर के गठित हुई। तो ये जो 4-5 महीने के लगभग अंतराल हुआ, क्यों हुआ पता है इसके बारे में? कांग्रेस ने जो 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, तो इतना लेट करके क्यों बनाई थी? क्योंकि कांग्रेस गवर्नर जनरल या वायसराय से यह आश्वासन प्राप्त करना चाहती थी कि कांग्रेस तभी सरकार बनाएगी जब प्रांत का गवर्नर हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। 1919 के अधिनियम के तहत क्या था? गवर्नर हस्तक्षेप करता था, क्योंकि द्वैध शासन था। तो प्रांतीय स्वायत्ता मिल गया। आदत तो गवर्नर की बनी हुई 1919 के अधिनियम के तहत थी। तो हमको पहले बताइए कि गवर्नर हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तभी हम जो है वो सरकार बनाएंगे। लेकिन ब्रिटिश शासन की नीयत तो ठीक थी नहीं, कथनी और करनी में फर्क था। लिखित रूप से प्रांतीय स्वायत्ता दे दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से था कि अड़ंगा लगाएंगे हम अपने गवर्नर के माध्यम से। इसलिए लेट हुआ। बिहार में भी जानते हैं, इसी वजह से श्री कृष्णा सिंह पहले प्रधानमंत्री नहीं कहलाए, क्योंकि ये जो 4-5 महीने के पीरियड था, उसने ब्रिटिश शासन ने हर प्रांत में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिए, किसी भी छोटा वाले दल को सरकार बना दिया। जैसे बिहार में मोहम्मद यूनुस बने, तो ये बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कहलाते हैं। लेकिन बनाने को तो बना दिया और चाहा कि ये अपना जोड़ तोड़ कर करके जो है सरकार गठित कर लेगी, लेकिन समर्थन तो कांग्रेस के पास था, इसलिए सरकारें गिर गई। और अंत में जून 1937 ईस्वी को केंद्र सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि गवर्नर, जो प्रांतीय गवर्नर है, वो प्रांतीय सरकारों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तब जो है कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। क्लियर? अब देखिए कहाँ कहाँ किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी को, ठीक है, मद्रास में किसको? हाँ, सी राजगोपालाचारी, ये प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बिहार में श्री कृष्णा सिन्हा, बिहार में श्री कृष्णा सिन्हा, ये बने पहले प्रधानमंत्री। उसके बाद उड़ीसा में बी एन दास,
उड़ीसा में कौन बने? BL दास। ये सब याद कीजिए, अलग से पूछ सकता है आपको। उस समय कौन बहुत टफ हो जाएगा, मिलाने के लिए दे सकता है। मध्य प्रांत में NB खरे। मध्य प्रांत में कौन बने? NB खरे। उसके बाद में रविशंकर शुक्ल भी बन गए। ये इनका डेथ हो गया था, रविशंकर शुक्ल बने। हाँ, मध्य प्रांत में। उसके बाद संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत में कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। बल्लभ छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद बंबई में BG खरे। हो गया 6। बंबई में BG खरे। अब आ जाइए वो जो दो प्रांत, आसाम सर मध्य प्रांत में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। NB खरे और देखिए जो लिखा हुआ है लिखिए पहले, उसके बाद में पूछिएगा। असम में जो है गोपीनाथ बारदोलाई, पहले सादुल्ला बने थे, सादुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कौन बने? गोपीनाथ बारदोलाई। उसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है वो बने डॉक्टर खान साहब। तो ये हो गया आपको 8 प्रांत में। अब आ जाइए कि बंगाल में कौन बने? तो बंगाल में फजलुल हक। ये किस पार्टी के थे आपको पहले पूर्व बता चुके हैं। और पंजाब में कौन बने? सिकंदर हयात खान। तो सिकंदर हयात खान किस पार्टी के थे वो भी आपको बताया जा चुका है। हाँ, ये सब बोलते रहिए ताकि याद हो जाए। और सिंध बच गया, तो सिंध में अल्लाह बख्श बने। कौन? अल्लाह। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 6 कांग्रेसी मंत्रिमंडल था उसने 28 महीना ही शासन किया। कितना? और उसके बाद जब अक्टूबर 1940 ईस्वी को, अक्टूबर 1939 ईस्वी को सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है। तो उसके बाद एक डेट आता है कि 30 अक्टूबर 1939 को, कितना? 30 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, यानी जहां जहां थी कांग्रेस मंत्रिमंडल, कहां थी? 8 जगहों पर त्यागपत्र दे। त्यागपत्र देने का कारण क्या था कि कांग्रेस का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेज भाग ले रहे हैं हमसे नहीं पूछा गया, जबकि सोवरेंटी हमारे पास थी, जनता की ताकत हमारे पास थी। तो इस ग्राउंड पे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 माह में त्यागपत्र दिया। बाकी जो 3 मंत्रिमंडल था वो काम करता रहा आगे और ब्रिटेन का समर्थक बना रहा। तो ये था पूरा प्रांतीय चुनाव का लेखन। हम समझते हैं कि छोटे से टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में किसी दूसरे विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।